चलिए आज हम बात करेंगे विद्युत सेल के आंतरिक प्रतिरोध, टर्मिनल विभव और विद्युत वाहक बल, तीनों में संबंध। क्योंकि इसके पीछे हम लोग विद्युत वाहक बल भी पढ़ चुके हैं क्या है, टर्मिनल विभव भी पढ़ चुके हैं क्या है, और उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या है। ये तीनों टर्म हम लोग पढ़ चुके हैं इसके विषय में। आज इन तीनों टर्म में हम लोग संबंध पढ़ेंगे, इनके बीच क्या संबंध हो सकता है। ठीक है, तो संबंध को प्रूफ करने के लिए हमें एक सेल बनाना पड़ेगा, क्योंकि बिना सेल का वो संबंध समझ में नहीं आएगा। देखिए ये सेल का क्या है, इलेक्ट्रोड। सेल का क्या है, इलेक्ट्रोड है। ठीक, एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव है और एक जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है उसका नाम क्या है, कैथोड। क्या नाम है, कैथोड। तो ये कैथोड हो गया। ठीक है, कैथोड किस लिए, क्योंकि इस पर जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसके अंदर जो बिलियन है उस बिलियन से अधिक होता है। ठीक है, और दूसरा जो ऋणावेशित है उसका नाम क्या है, एनोड। क्या नाम है, एनोड। ठीक है, इस पे ऋण आवेश क्यों आ जाता है, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बिलियन से कम होता है। ठीक है, अच्छा देखिए, अब ये दोनों इलेक्ट्रोड का ये वाला पॉइंट क्या कहलाता है, टर्मिनल, जहां से आप किसी बाह्य परिपथ को जोड़ेंगे तो इस पॉइंट को टर्मिनल कहते हैं। सेल या बैटरी में देखिए ऊपर ऐसे पॉइंट लगा होता है जिसमें तार को आप जोड़ते हो, तो उसको क्या बोलेंगे, टर्मिनल। तो ये उनके टर्मिनल हैं। ठीक है, अब इस टर्मिनल से कोई बाह्य परिपथ आप क्या करोगे, जोड़ोगे। मान लीजिए कोई बल्ब जोड़ना है, बल्ब जलाना है, तो बल्ब से तार लेकर इन दोनों पॉइंट पे क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, टीवी चलाना है तो टीवी से दो तार आएंगे, दोनों तार को इस पॉइंट पे क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो कोई भी उपकरण अगर आपको चलाना है जो बैटरी से चले, जो इस सेल या बैटरी के वोल्टेज से चल सकता है, अगर उस उपकरण को चलाना है तो उस उपकरण को इन्हीं टर्मिनल के बीच क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको जोड़ दिया, एक तार लिया, तार से इन दोनों को हमने जोड़ दिया। ठीक है, यहां पे जोड़ा तो जिस उपकरण को जोड़ा उस उपकरण का क्या होगा, प्रतिरोध होगा। ठीक है, अब यहां पर हमें नहीं दिखाएंगे हमने बल्ब जोड़ा क्या जोड़ा, जो भी उपकरण जोड़ेंगे उस उपकरण का क्या होगा, प्रतिरोध होगा। और ये उपकरण इस सेल से बाहर है तो इसका प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर होगा। ठीक है, सेल के बाहर जो भी उपकरण आप जोड़ेंगे तो उस उपकरण का जो प्रतिरोध होगा वो बाह्य प्रतिरोध कहलाएगा, सेल का बाह्य प्रतिरोध कहलाएगा। और बाह्य प्रतिरोध को हमेशा कैपिटल आर से दर्शाया जाता है। ठीक है, दूसरी चीज, सेल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाएंगे, ठीक है, तो सेल के अंदर भी इन इलेक्ट्रॉनों के गति का विरोध होता है। कौन करता है, आयन। जो इस बिलियन के अंदर, जो सेल के अंदर जो बिलियन है, इसमें बिलियन है, इस बिलियन का नाम क्या होता है, वैद्युत अपघट्य विलयन। ठीक है, और वैद्युत अपघट्य विलयन में आयन होते हैं। जिस पदार्थ को घोल के विलयन बनाया गया है उस पदार्थ के आयन होंगे इसमें। ठीक है, तो वो आयन इस इलेक्ट्रॉन के गति का क्या करेंगे, विरोध करते हैं।
ठीक है। तो जब ये विरोध करेंगे तो इस विरोध के कारण इसके अंदर धारा का जो गति होता है वो धीमा हो जाता है, ठीक है। इसलिए इस विरोध को ही हम क्या कहेंगे, आंतरिक प्रतिरोध कहेंगे, ठीक है। तो सेल का घोल ही सेल के अंदर जब धारा बहती है तो उसके प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है, तो उसी को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहा जाता है। और आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है ना। तो सेल के बाहर जो प्रतिरोध है कैपिटल आर, और सेल के अंदर जो प्रतिरोध है वो स्मॉल आर है। क्या है, स्मॉल आर है, ठीक है। दो प्रतिरोध है, एक सेल के अंदर और एक सेल के बाहर, ठीक है। अब देखिए, अब हमें संबंध स्थापित करना है किसमें किसमें, ई विद्युत वाहक बल, भी टर्मिनल विभव, और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल, इन तीनों में संबंध बनाना है, ठीक है। तो पहले हम हेडिंग नोट कर लें। सेल के विद्युत वाहक बल, कामा टर्मिनल विभव और आंतरिक और आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध में क्या संबंध, इसी में संबंध पढ़ना है तीनों में। इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा जाता है, ई भी, और देखिए विद्युत वाहक बल ई है, ई टर्मिनल वोल्टेज भी है, और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, में क्या संबंध। इसी को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखेंगे, ई भी और स्मॉल आर में संबंध। अब इस संबंध को समझ लीजिए, देख लीजिए, उसके बाद लिखने का काम करिए। पहले पूरा फोकस समझने पर लगाइए। मान लीजिए हमारे पास एक सेल है, हमारे पास एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल क्या है, ई वोल्ट है, और सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो स्मॉल आर है, ठीक है। और इस सेल को बाह्य प्रतिरोध आर से, बाह्य प्रतिरोध का मतलब किसी बाहर उपकरण से हमने क्या किया है, जोड़ा है, ठीक है। किसी बाह्य प्रतिरोध वाले उपकरण से हमने जोड़ दिया है, इतना पहले आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखेंगे, माना एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल क्या है, ई वोल्ट, तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। हमने एक सेल लिया है, उस सेल का विद्युत वाहक बल कितना, ई वोल्ट, और उसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर ओम है। इस सेल को किससे जोड़ा गया है, बाह्य प्रतिरोध आर से, जिसे बाह्य प्रतिरोध आर से जोड़ा गया है।
बाह्य प्रतिरोध आर का मतलब यहां किससे है? किसी बाहरी उपकरण से है, जिसको सेल से क्या किया जाएगा? चलाया जाएगा। ठीक है, वैसे आप टार्च जोड़ दो, बल्ब जोड़ दो, रेडियो जोड़ दो, ठीक है, कोई टीवी जोड़ दो, तो ये सब सेल के बाहर जोड़ोगे ना, तो ये जो जोड़ोगे इन सब का अपना अपना क्या होगा? प्रतिरोध होगा। ठीक है, तो उसी प्रतिरोध को हमने लिखा है। जो भी उपकरण वहां जोड़ोगे उसका वो क्या है? प्रतिरोध है। ठीक, तो जब आप इससे जोड़ देंगे तो अब देखिए सेल का काम। आप जब इस उपकरण को जोड़ोगे, इस उपकरण को, तो जिस सेल से जोड़ोगे तो देखोगे ना कि उस सेल का अधिकतम क्षमता कितनी है। क्या वो सेल इस उपकरण को चला पाएगा कि नहीं चला पाएगा? उसकी अधिकतम क्षमता देखी जाएगी। ठीक है, तो ये सेल इस पूरे परिपथ में, सेल के बाहर वाला परिपथ और सेल के अंदर वाला परिपथ, इस पूरे परिपथ में सेल जब आवेश को प्रवाहित करेगा तो जितनी ऊर्जा देगा उस सेल का क्या कहलाएगा? ई, विद्युत वाहक बल। यानी सेल पर जो लिखा रहता है वोल्ट, वो सेल का ई है। यानी वो बता रहा है कि सेल से जो भी उपकरण आप जोड़ेंगे उस उपकरण सहित सेल के अंदर तक पूरा आवेश प्रवाहित करने के लिए सेल के पास इतनी क्षमता है। ठीक है, क्लियर? तो देखिए, सेल जब इस पूरे परिपथ में आवेश को प्रवाहित करेगा तो कितनी ऊर्जा देगा? ई, वही उसका विद्युत वाहक बल है। ठीक है, तो देखिए, सेल द्वारा संपूर्ण परिपथ में क्यू कूलाम के आवेश को प्रवाहित करने के लिए दी गई क्या? ऊर्जा। ठीक है, सेल द्वारा संपूर्ण परिपथ में क्यू कूलाम के आवेश को प्रवाहित करने के लिए दी गई ऊर्जा। और जब सेल संपूर्ण परिपथ की बात करता है तो वहां पर ई यूज होता है। क्या होता है? ई। तो ई का फॉर्मूला पढ़े होंगे, डब्लू संपूर्ण, पढ़े हो ना, बटा, अब यहां डब्लू संपूर्ण है क्या? पूरे परिपथ में आवेश को प्रवाहित करने के लिए दी गई ऊर्जा है। तो हमें यही ऊर्जा निकालनी है। तो Q का इधर क्या करोगे? गुणा। Q का इधर क्या करोगे? गुणा। तो दी गई ऊर्जा W संपूर्ण बराबर क्या आएगा? E इंटू Q। ये आएगा, इस सूत्र से यही आएगा ना। अब देखो, चूंकि Q का मान कितना होता है बताओ? चूंकि Q बराबर होता है I इंटू धारा का सूत्र से। अगर Q का मान निकालो भाई, देखो, जब ये सेल संपूर्ण परिपथ में आवेश को प्रवाहित करेगा, ठीक है, जब सेल संपूर्ण परिपथ में आवेश को प्रवाहित करेगा तो परिपथ में धारा बहने लगेगी। तो धारा का इस सूत्र से Q बराबर क्या होगा? I इंटू, अब ये मान यहां पे रखिए Q के जगह, तो W संपूर्ण क्या आएगा? हाँ, E, और ये हो जाएगा I T। ठीक है, और ये बन गया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है,
सेल द्वारा संपूर्ण परिपथ में आवेश को प्रवाहित करने के लिए सेल जो ऊर्जा देगा उस ऊर्जा का मान इतना होगा। क्लियर? अब देखिए, अब इस ऊर्जा का कुछ भाग खर्च कहां होगा? बाह्य परिपथ में, और कुछ भाग कहां खर्च होगा? क्यों खर्च होगा? क्योंकि बाहर भी प्रतिरोध है और अंदर भी, तो प्रतिरोध के कारण ऊर्जा क्या होता है? व्यय होता है। प्रतिरोध के कारण ही ऊर्जा क्या होता है? व्यय होता है। जब रुकावट होता है तभी ईंधन खर्च होता है। अगर रोड है और रोड एकदम नीट और क्लीन हो, ठीक है, तो गाड़ी सीधे जहां जाना वहां पहुंचती जाएगी, ईंधन कम खर्च होगा। लेकिन उसी रोड पे भीड़ हो, जाम हो, तो गाड़ी को वहां तक, अपने स्थान तक पहुंचने में टाइम भी ज्यादा लगेगा और ईंधन भी ज्यादा खर्च होगा। तो जो रुकावट अवरोध है वही क्या है? प्रतिरोध है। उसी को क्या बोलते हैं? तो उसी तरह अगर बाहर प्रतिरोध आ रहे हैं तो इसका मतलब कि बाहर भी ऊर्जा क्या होगी? खर्च होगी। अंदर भी प्रतिरोध है, इसका मतलब अंदर भी ऊर्जा खर्च होगी। और सेल ऊर्जा दे कितना रहा? इतना। इसका मतलब इतने ऊर्जा का कुछ भाग बाहर खर्च हो जाएगा और कुछ भाग अंदर खर्च हो जाएगा। तो जो भाग बाहर खर्च होगा वो किसके कारण होगा? कैपिटल आर के कारण। और जो ऊर्जा का भाग अंदर खर्च होगा वो किसके कारण होगा? स्मॉल आर के कारण। तो दोनों के कारण जो ऊर्जा खर्च हो रही है उस ऊर्जा को अगर हम जोड़ें तो किसके बराबर होना चाहिए? ई आई, इसी के बराबर होना चाहिए ना भाई। सेल मान लो 10 जूल ऊर्जा दिया, कहा 10 जूल ले लो, अब पूरे परिपथ में दौड़ी जाओ। अब 10 जूल लेकर के पता चला कि बाहर 8 जूल खर्च हो गया, तो बचा कितना? वो कहां खर्च हो जाएगा? अंदर। ठीक है, तो 8 और 2 जोड़ने पे कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए ना। तो वही चीज, सेल पूरे परिपथ में आवेश को प्रवाहित करने के लिए इतना दे रहा है। अब इतने का कुछ भाग कहां खर्च हो रहा है और जो बचा हुआ है, तो दोनों खर्च को जोड़ेंगे तो इसके बराबर होना चाहिए, तभी तो सही है। तो अब देखिए, ये तो सेल द्वारा दी गई ऊर्जा हो गई। अब सेल द्वारा खर्च की गई ऊर्जा निकालेंगे। तो सेल कहां कहां खर्च कर रहा है? एक बाहर। तो देखिए, सेल द्वारा बाह्य परिपथ में व्यय की गई ऊर्जा, बाह्य परिपथ में व्यय की गई ऊर्जा। तो देखिए, जब बाह्य परिपथ की बात होती है तो ई होता है कि भी होता है? ई होता है कि भी क्या होता है? और भी का फॉर्मूला क्या है? यही चीज है, देखना बस। यहां क्या लिखा रहेगा? बाह्य। ठीक ना? इसी को टर्मिनल विभव कहते हैं। तो जब सेल के टर्मिनलों के बीच बाहर परिपथ जुड़ा है तो उस परिपथ का जो वोल्टेज होगा वही सेल का टर्मिनल वोल्टेज होता है। ठीक है, तो इस बाह्य परिपथ में व्यय की गई ऊर्जा किस पे डिपेंड करेगी? इसके वोल्टेज पर। तो इसका वोल्टेज क्या है? V = W बाह्य बटे Q। Q का इधर गुणा कर दो तो क्या आएगा? W बाह्य बराबर V × Q। यही होगा ना। यहां भी देखिए, चूंकि Q बराबर होता है I × यहां भी रख दीजिए, तो W वह क्या हो जाएगा? हो जाएगा VIT। यानी सेल के द्वारा बाह्य परिपथ में व्यय की गई ऊर्जा निकल गई, इतनी ऊर्जा सेल के बाहर खर्च हो जाएगी।
किसके कारण? बाह्य प्रतिरोध के कारण। क्लियर? अब आते हैं सेल के अंदर। सेल के अंदर भी प्रतिरोध है, तो सेल के अंदर भी ऊर्जा खर्च होगी। ठीक है, तो अब देखिए, सेल द्वारा सेल के अंदर व्यय की गई ऊर्जा। ठीक है, सेल के द्वारा सेल के अंदर व्यय की गई ऊर्जा। क्लियर? तो अब देखना ध्यान से, सेल के बाह्य परिपथ का वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज हो गया, तो सेल के अंदर भी वोल्टेज होगा, और वह वोल्टेज किस पे डिपेंड करेगा? आंतरिक प्रतिरोध पर। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध होने के कारण सेल के अंदर विभव का वोल्टेज का नुकसान होगा। कितना नुकसान होगा? ओम के नियम के अनुसार V बराबर I इंटू आर होता है, क्योंकि अंदर जो आर है वो क्या है? ठीक है, स्मॉल आर है, तो अंदर जो वोल्टेज नुकसान होगा वो कितना होगा? I इंटू आर, और इसको हम मान लेते हैं V डैश। क्यों V डैश? क्योंकि देखिए, अगर इसको हम V लिख देंगे तो फिर ये V और इस V में अंतर नहीं हो पाएगा। ये वो भी है जो सेल के बाहर लगा हुआ परिपथ है, और ये उससे अलग किया गया। ठीक है, ताकि पता चले ये सेल के अंदर का वोल्टेज है, और ये वोल्टेज बराबर ओम के नियम के अनुसार क्या होगा? I इंटू आर। ठीक है, तो अगर सेल के अंदर ऊर्जा व्यय निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे इसी पर? V डैश बराबर क्या लिखेंगे? W आंतरिक, यही लिखेंगे ना, बटा Q, यही लिखेंगे। तो सेल के अंदर जब ऊर्जा व्यय होगी तो ये आंतरिक ऊर्जा व्यय है, ये निकालेंगे तो Q का इसमें गुणा करेंगे, तो क्या आएगा? W आंतरिक बराबर V इंटू Q, यही है ना। अब देखो यहां भी Q बराबर I इंटू, यहां रख दो, तो W आंतरिक कितना आएगा? V डैश I इतना आएगा। क्लियर? अब देखो, चूंकि V डैश बराबर कितना है? I इंटू स्मॉल r है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? विभव पतन। क्या बोलते हैं? विभव पतन। पतन का मतलब नुकसान। पतन का मतलब क्या होगा? नुकसान। यानी इस आंतरिक प्रतिरोध के कारण सेल के अंदर इतना विभव का क्या होता है? नुकसान होता है, और ये विभव ही जो नुकसान होता है वही क्या है? ऊर्जा है। समझ में आ गई बात? तो ये विभव पतन हो रहा है, जिसके वजह से सेल के अंदर ऊर्जा लॉस हो रही है। और विभव पतन किसके कारण हो रहा है? आंतरिक प्रतिरोध के कारण। क्लियर? अब ये मान इसमें रखिए, तो W आंतरिक बराबर क्या आएगा? V की जगह ही रखिए, तो IR हो गया, इंटू I दो बार आ गया, I स्क्वायर R T, ये हो गया W आंतरिक। यानी सेल के अंदर इतनी ऊर्जा क्या होगी? खर्च होगी, और ये बन गया समीकरण 3। समझ में आया? सेल ने दिया इतनी ऊर्जा पूरे परिपथ के लिए, उसका इतना ऊर्जा बाहर खर्च हो गया और इतना ऊर्जा अंदर खर्च हो गया। इसका मतलब जो खर्च ऊर्जा है उसको जोड़ दें तो दी गई ऊर्जा के क्या होना चाहिए? बराबर हो जाना चाहिए। समझ में आ गई बात?
कौन लिख भाग्य जी? नो, चलिए अब यहां लिखेंगे समीकरण 1, 2 और 3 से तीनों समीकरण को देखिए। दी गई ऊर्जा है W संपूर्ण, यही है ना, बराबर होना चाहिए W वाह प्लस W आंतरिक। इधर दी गई ऊर्जा है और इधर व्यय ऊर्जा है, ठीक है। अब देखिए दोनों तरफ मान रख दीजिए इनका। W संपूर्ण यानी दी गई संपूर्ण ऊर्जा कितना है? E I बराबर W बाह V I प्लस W आंतरिक I स्क्वायर R T, ठीक है। दोनों तरफ I T देखिए है ना, तो E I T और इधर से I T कॉमन ले लीजिए, यहां बचेगा भी और यहां बचेगा I और स्मॉल 2 I है ना, तो एक I और एक T कॉमन हो गया, तो एक I और R बचा। अब देखिए ये I T और ये I T कट गया, तो आ गया इक्वल टू V प्लस I इंटू R। यही तीनों में संबंध है, देख लीजिए, यही जो है तीनों में संबंध है, ई भी और स्मॉल आर में, ठीक। अब देखिए किसी सेल से जब ऊर्जा देंगे, ध्यान से सुनना हमारी बात, किसी सेल से जब आप ऊर्जा लेंगे तब तो ये होगा, मतलब समझ रहे हो, जब सेल किसी को ऊर्जा देगा तब ये है, और जब कोई सेल को ऊर्जा देगा, जैसे सेल को चार्ज कर रहे हो, तो जब सेल को चार्ज करते हो तो सेल को ऊर्जा क्या करते हो? देते हो ना, सेल को ऊर्जा देते हो। और जब सेल से कोई उपकरण चलाते हो तो सेल ऊर्जा देता है, तो यहां पर ये सेल ऊर्जा दे रहा है, तो जब ऊर्जा देगा तो ये समीकरण लगेगा, और जब सेल को कोई ऊर्जा देगा तब ये चिन्ह यहां पर माइनस हो जाएगा। ध्यान रखना, जब सेल को ऊर्जा दी जाएगी तो फॉर्मूला में यहां क्या हो जाएगा? माइनस, और जब सेल ऊर्जा देगा तब यही रहेगा प्लस। क्लियर? अब देखिए इसी सूत्र से हम I का भी मान निकाल लें। देखिए संबंध हो गया, यहां तक संबंध हो गया ई भी और स्मॉल आर में। इसी को थोड़ा आगे प्रोसीड करें, I कैसे निकालेंगे, तो देखिए ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या होता है बताओ? V बराबर I इंटू, यही होता है ना। ये ओम का जो नियम है V बराबर I इंटू R, वो V का मान इस V के जगह रख दीजिए, ठीक है। तो जब V के जगह रखेंगे तो E बराबर हो जाएगा I इंटू R प्लस I इंटू स्मॉल, यही होगा ना। यहां से I कॉमन कर लीजिए, तो E बराबर I कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा कैपिटल R प्लस, ठीक है। I बराबर I निकालना है तो E बटा कैपिटल R प्लस, तो देखिए इस सूत्र से धारा निकल जाएगा, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है इससे धारा निकल जाएगा, ठीक। अब देखिए इसको हिंदी में अगर लिखे सूत्र को क्या लिखेंगे? सेल का कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल परिपथ का कुल प्रतिरोध,
जब परिपथ का कुल प्रतिरोध की जब बात होगी तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी आ जाएगा और बाह्य प्रतिरोध दोनों आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको हिंदी में लिखेंगे, धारा बराबर सेल का कुल विद्युत वाहक बल बटा परिपथ का कुल प्रतिरोध। ठीक है, अब देखिए धारा निकालने के आपके पास कई सूत्र हैं। I बराबर Q बटा T भी लगा सकते हैं, लेकिन I बराबर Q बटा T तभी लगेगा जब आवेश और समय दिया हो। ठीक, धारा निकालने का एक और सूत्र है ओम चाचा का, V बराबर I इंटू R, I बराबर V बटे R। वोल्टेज और प्रतिरोध दिया हो तब भी धारा निकाल सकते हैं, लेकिन जब सेल का विद्युत वाहक बल दिया हो, परिपथ का प्रतिरोध दिया हो, तब न तो ओम का नियम लगेगा और ना ही I बराबर Q बाई T लगेगा, तब केवल ये नियम लगेगा धारा निकालने के लिए। समझ में आ गया? धारा निकालने के लिए तीन फॉर्मूला आपके पास है, I बराबर V बटे R, I बराबर Q बाई T और I बराबर ये। ठीक, तो अब आपको प्रश्न को देखना पड़ेगा उसमें क्या क्या डाटा दिया है, उस डाटा के अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला यूज करेंगे ना। अब उस क्वेश्चन में दिया है सेल का विद्युत वाहक बल इतना वोल्ट, आंतरिक प्रतिरोध इतना ओम, बाह्य प्रतिरोध इतना ओम, तो परिपथ में धारा का मान बताइए। तब बताओ I बराबर Q बाई T लगेगा? लगेगा? नहीं लगेगा। ओम का नियम लगेगा? नहीं लगेगा। तो ये नियम लगेगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो किसी भी सेल के आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टेज के बीच ये रिलेशन है। ठीक है, इसी में हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी इस फार्मूला में निकाल लेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए सब। अब देखो सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसे निकलेगा। ठीक है, धारा निकालने का सूत्र मिल गया, अब आंतरिक प्रतिरोध कैसे निकालोगे, इसके लिए क्या करोगे, इस समीकरण को ध्यान देना। इस समीकरण में V को इधर पक्षांतर कर दो, इधर राइट से लेफ्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा, अगर V को इधर भेज दें तो क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। क्या मिलेगा जी, V को इधर भेजोगे तो क्या मिलेगा, E माइनस ये मिलेगा ना। अगर V को इधर भेजोगे तो हो जाएगा E माइनस बराबर I इंटू R, ये मिलेगा। हमें क्या चाहिए, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r चाहिए, तो R बराबर क्या हो जाएगा, E माइनस V बटा I, ये मिले। अब देखो चूंकि I बराबर क्या होता है, V बटे होता है ना, तो I के जगह V बटा R रख दो। तो I के जगह V बटा R रखोगे तो स्मॉल r बराबर होगा E माइनस V बटा V बटे, ठीक, नीचे वाला जो बटा है ऐसे पलट जाएगा, R ऊपर चला जाएगा, तो क्या मिलेगा, R इक्वल टू E माइनस V बटा V इंटू R। सही है। अब देखो ये जो V है वो E का भी बटा है और V का भी बटा है, तो स्मॉल r बराबर E का बटा V लिखोगे तो क्या आएगा, E बटा V, और ये V का बटा V लिखोगे तो V कट के क्या हो जाएगा, इंटू ये स्मॉल r निकल जाएगा इस सूत्र से। ठीक है, समझ में आ गया। स्मॉल किसको नहीं आया जी, अच्छा इधर आ जाए, चलो देखो यहां तक समझे हो ना। यहां देखो R बराबर ये आ गया, ये R ऊपर चला जाएगा,
तो आएगा E माइनस भी बटा भी, देखो इंटू आर, आर ऊपर गया ना, तो आर इसका क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा। अब ये जो भी है वो दोनों का बटा है, ई का बटा भी तो ई बटा भी, और भी का बटा भी तो भी कट के क्या हो जाएगा, इंटू। ठीक है, तो आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र ये है, धारा ज्ञात करने का सूत्र ये है, ठीक है, विद्युत वाहक बल ज्ञात करने का सूत्र ये है। क्लियर, समझ में आ गई बात, नोट कर लीजिए इसको।